नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल। किसान सड़क पर हैं, साथ ही साथ आज कई राजनीतिक पार्टियां भी सड़क पर थे। 8 दिसंबर यानी आज मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया। किसानों के इस भारत बंद का विपक्षी कांग्रेस पार्टी समेत कुल 24 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है। आपको दोबारा याद दिला दूं कि जून महीने में इस बिल को लेकर यानी कृषि बिल को लेकर अध्यादेश के लिए एक फरमान लाया गया था। बाद में संसद के मॉनसून सत्र में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ थी। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020 कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिसूचित मंडियों से बाहर बिना दूसरे राज्यों का टैक्स दिए बेच सकते हैं। इस कानून का दूसरा हिस्सा है कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस कानून 2020 में लागू किया गया। इसके अनुसार किसान अनुबंध वाली खेती कर सकते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज कानून 2020। इसमें उत्पादन, स्टोरेज के अलावा अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज की बिक्री को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। कानून को लेकर सरकार का तर्क है कि नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कीमत को भी लेकर अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। इसके साथ ही कृषि बाजार, प्रोसेसिंग और आधारभूत संरचना में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलेगा या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ा जो डर उभर कर सामने आया है वो ये है कि एमएसपी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी और उन्हें अपनी उपज लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एमएसपी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार कृषि लागत के हिसाब से किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है। फसलों की बुआई के हर मौसम में कुल 23 फसलों के लिए सरकार एमएसपी तय करती है। हालांकि केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में धान, गेहूं और कुछ खास दालें ही खरीदती है। साल 2015 में शांता कुमार कमेटी ने नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा इस्तेमाल किया था उसके मुताबिक केवल 6% किसान ही एमएसपी की दर पर अपनी उपज बेच पाते हैं। केंद्र सरकार के इन तीनों नए कानूनों से एमएसपी सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होती है। हालांकि एपीएमसी से अधिसूचित ज्यादातर सरकारी खरीद केंद्र, पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में है। अब किसानों को यह डर सता रहा है कि एपीएमसी मंडी के बाहर टैक्स मुक्त कारोबार के कारण सरकारी खरीद प्रभावित होगी और धीरे धीरे यह व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी। इसलिए किसानों की मांग है कि एमएसपी को सरकारी मंडी से लेकर प्राइवेट मंडी तक अनिवार्य बनाया जाए ताकि सभी तरह के खरीदार, वो चाहे सरकारी हो या निजी, इस दर से नीचे अनाज ना खरीदें। अब दूसरा सवाल, सरकारी खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों है जरूरी। सरकार जो उपज खरीदारी करती है या खरीदती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा से आता है। पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो सरकार द्वारा चाहे गेहूं हो या चावल, उसकी सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा से हुई। इस पर भारत सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। इसे दुनिया के सबसे महंगे सरकारी खाद्य खरीद कार्यक्रमों में से एक माना गया है। खेती की लागत की गणना करने के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि लागत और मूल्य आयोग एक बेंचमार्क सेट करने के लिए 22 से अधिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करता है। सीएसीपी हालांकि हर साल अधिकांश फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है, मगर राज्यों द्वारा संचालित अनाज खरीद की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम भंडारण और धनराशि की कमी के कारण उन कीमतों पर केवल चावल और गेहूं ही खरीदते हैं। एमएसपी पर किसानों से चावल और गेहूं खरीदने के बाद एफसीआई गरीबों को रियायती मूल्यों पर राशन बेच पाता है और सरकार एफसीआई के नुकसान की भरपाई करती है। एफसीआई से मिलने वाली कीमत की गारंटी किसानों को बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है।
लेकिन यह अधिक उत्पादन एफसीआई पर किसानों से अतिरिक्त आपूर्ति खरीदने के लिए दबाव भी डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के गोदामों में अक्सर अनाज की बहुतायात रहती है। साथ ही उस पर सब्सिडी का जो बिल बनता है वो अक्सर बजट घाटे को बढ़ाता है। चावल और गेहूं का विशाल भंडार होने के बावजूद एफसीआई के लिए इनका निर्यात करना एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में भंडारण की लागत और हर वर्ष बढ़ने वाली एमएसपी एफसीआई के लिए गेहूं और चावल की कीमतों को और अधिक महंगा बना देती है, जिससे विदेशी बिक्री फायदे का सौदा नहीं रह जाती। कभी कभार भारत सरकार राजनयिक सौदों के माध्यम से दूसरे देशों को चावल और गेहूं की थोड़ी मात्रा भेजती रहती है। फिर भी एफसीआई के मुताबिक भरे ही रहते हैं। एफसीआई मॉडल से किसानों को कीमत की जो गारंटी मिलती है उससे सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों को होता है, जबकि बिहार और अन्य राज्यों के छोटे किसानों को इसका खासा फायदा नहीं मिल पाता है। कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछली बैठक 5 दिसंबर को हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। 5वें दौर की बैठक में भी किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से यस और नो में जवाब मांगा था। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है, वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए, आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए उस समय बुलाया जब देश भर में भारत बंद आज हुआ। भारत बंद का कई राज्यों में मिला जुला कर असर देखने को मिला। कहीं दुकानें बंद रही तो कहीं ट्रेन सेवाओं को बाधित किया गया। अब यह देखना होगा कि अमित शाह के द्वारा किसानों के समर्थन में या उनके पक्ष में क्या घोषणा करती है। यह बात जानने को आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें। धन्यवाद।